हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और यहाँ पर आपको घटनासार के पोस्टमार्टम के अंतर्गत आखिरी लेक्चर है और इसमें हम लोग चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति, साइंस टेक्नोलॉजी जो एक्सरसाइज वगैरह हुई हों सबका हम लोग यहाँ पर एक साथ अध्ययन कर लेंगे। और 6 लेक्चर आपने अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़ा हुआ है, वीडियोज़ में लेक्चर पड़ा हुआ है। बाकी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्विज वगैरह उसमें होंगे और रेगुलर अपडेट्स भी उस पर दे दी जाती है। और यह जो करंट अफेयर है यह घटनासार से करंट अफेयर है। घटनासार जो अप्रैल से सितंबर महीने तक की मार्केट में आई है, 6 महीने की। इतना पढ़ लीजिए, आगे आपका जो भी एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, यूपी पीसीएस 2023, यूपी का आरओ का एग्ज़ाम हो या फिर और कोई एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है दासपारा। दासपारा एक जगह है, एक गाँव है। दासपारा त्रिपुरा में एक गांव है जिसको भारत का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है। भारत का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है दासपारा गांव को। इस गांव को पूरी तरह से कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर 64 परिवारों को बस्ती के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, तो भारत का पहला बायो विलेज है दासपारा। कहाँ का गांव है? दासपारा जो है त्रिपुरा में एक गांव है जिसको पूरी तरीके से बायो विलेज घोषित किया गया है। ये गोपा भूमि विवाद एक जगह है कारगिल में, लद्दाख के बौद्ध बहुल्य और मुस्लिम बहुल कारगिल जिलों के बीच 5 दशक से तनाव का कारण गोपा भूमि विवाद दोनों समुदायों की सहमति के बाद सुलझा लिया गया है। तो गोपा भूमि विवाद से रिलेटेड कुछ है तो ये लद्दाख में एक जगह थी जहाँ पर थोड़ा विवादित था, तो अब उसको सुलझा लिया गया है, इसलिए थोड़ा सा न्यूज में है। नागालैंड में पहले एक ही स्टेशन था, सिर्फ एक स्टेशन था, रेलवे स्टेशन दीमापुर रेलवे स्टेशन था। अब दूसरा रेलवे स्टेशन मिल गया। 1903 में दीमापुर के रूप में पहले रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद 2022 में राज्य के सोखुबी में दूसरे स्टेशन को चालू किया गया। यानी अब नागालैंड में 2 रेलवे स्टेशन हो गए हैं। पहला दीमापुर था, अब सोखुबी दूसरा रेलवे स्टेशन हो गया है। ओके, ग्वालियर रेलवे स्टेशन को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया है। 5 स्टार रेटिंग दिया है और ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया है। तो ग्वालियर से रिलेटेड जो लोग भी हैं वहाँ पर जाकर देखें कि क्यों ऐसा किया गया है। तो 5 स्टार रेटिंग दी गई है। ऐसे ही एक उत्तर प्रदेश में जेल है जिसको 5 स्टार रेटिंग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। हमने पिछले करंट अफेयर में उसको बताया था, आप लोग कमेंट करिएगा वो कौन सी जेल है और कहाँ की जेल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। सिमलीपाल है उड़ीसा में। उड़ीसा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य में हाल ही में दुर्लभ काले बाघ देखे गए हैं। ब्लैक यानी काले बाघ देखे गए हैं वहाँ पर, जिन्हें मेलेनिस्टिक बाघ भी कहा जाता है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत चंदा ने 29 जुलाई 2022 को 29 जुलाई को क्या होता है, वर्ल्ड टाइगर डे को, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर दुर्लभ काले बाघ वाला वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया। यानी ब्लैक है, एकदम काला बाघ है सिमलीपाल उड़ीसा में, सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में। ओके, मैनपुरी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में गणेशपुर नाम से एक गांव में खेत के एक टीले को समतल करने के दौरान चल रही खुदाई में बड़ी मात्रा में तांबे के शस्त्र जून 2022 में मिले। तांबे के शस्त्र मिले हैं। तांबे के इन शस्त्रों में तलवार, भाले व त्रिशूल आदि शामिल हैं जिन पर जंग लगी हुई है। प्रारंभिक आकलन में यह शस्त्र लगभग 4000 वर्ष पुराने माने जा रहे हैं। तो कहाँ पर? मैनपुरी में गणेशपुर गांव है वहाँ पर। ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, तो याद रखिए मैनपुरी, उत्तर प्रदेश मैनपुरी। ओके, दीमा हसाओ असम में महापाषाण कालीन पत्थर के जार घड़े मिले हैं। और वहाँ पर एक जगह है, वो पहले भी ये करंट पढ़ाए जा चुके हैं, नुचू बंगलो नामक एक साइट से 546 जार की खोज की गई है। तो ये कहाँ पर जगह है? असम में जगह है, दीमा हसाओ असम में जगह है। कहाँ पर? दीमा हसाओ, ओके, आसाम में। तो यहाँ पर हमने देखा महत्वपूर्ण दीमा हसाओ आसाम का। हमने मैनपुरी के बारे में देखा, तांबे के वहाँ पर शस्त्र मिले हैं 4000 वर्ष पुराने। सिमलीपाल में काले बाघ मिले हैं। उसके अलावा हमने बताया आपको ग्वालियर स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। नागालैंड में अब 2 रेलवे स्टेशन हो गए हैं। पहला जो था दीमापुर था, दूसरा सोखुबी हो चुका है। गोपा भूमि विवाद लद्दाख में है, मतलब ये भूमि विवाद था, अब इसको सुलझा लिया गया। दासपारा पहला बायो विलेज घोषित किया गया। त्रिपुरा का एक गांव है त्रिपुरा में। ओके,
चर्चित व्यक्ति की बात करें तो अभिजीत सेन अर्थशास्त्री हैं। अभिजीत सेन का 72 वर्ष की अवस्था में 29 अगस्त 2022 को निधन हो गया। 2004 से 2014 तक योजना आयोग के सदस्य रहे। ओके, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर देश के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक थे। वह कैम्ब्रिज के ऑक्सफोर्ड में तथा दिल्ली के जेएनयू में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो ये अभिजीत सेन जी का निधन हो गया है। ओके, साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की 4 सितंबर 2022 को मुंबई के निकट एक सड़क हादसे में इनकी मृत्यु हो गई। तो साइरस मिस्त्री जी की मृत्यु हो गई। 54 ईयर ओल्ड थे। 54 वर्षीय मिस्त्री की मर्सिडीज कार अहमदाबाद से मुंबई लौटते समय सूर्या नदी पर बने पुल के डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो इनका निधन हो गया साइरस मिस्त्री जी का। मिखाइल गोर्बाचोव आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िएगा, जिसमें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। उसमें आपको यूएसएसआर के बारे में पता चलेगा, वहाँ पर आपको नाटो के बारे में पता चलेगा, आपको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पता चलेगा, क्यों कैसे बने हैं ये सब। उसके अलावा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसको भी आप पढ़िएगा। उसमें ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बहुत सी चीज़ें आपकी वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, किस प्रकार से नाटो बना, किस प्रकार से यूएसएसआर बना। तो मिखाइल गोर्बाचोव का नाम आप सुनेंगे वहाँ पर। यूएसएसआर क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का 30 अगस्त 2022 को 91 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने बिना खूनी संघर्ष के कोल्ड वार यानी शीत युद्ध को समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि सोवियत संघ के पतन को रोकने में वे असफल रहे थे। 2 मार्च 1931 को एक गरीब परिवार में जन्मे गोर्बाचोव यूएसएसआर के अंतिम नेता थे। अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण समझौते के कारण इन्हें 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1990 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्या नाम है इनका? मिखाइल गोर्बाचोव। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं मुकुंद नरवणे। हाल ही में पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया है। किनको? मनोज मुकुंद नरवणे जी को। ओके, ठीक है। आगे हैं प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की हैं। प्रियंका मोहिते ने मई 2022 में माउंट कंचनजंगा पर चढ़ने के बाद 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर सफल चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। महाराष्ट्र की हैं, प्रियंका मोहिते हैं। 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर सफल चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने माउंट अन्नपूर्णा और पर भी चढ़ाई की थी। 10वीं सबसे ऊंची जो चोटी है मोहिते ने 2013 में माउंट एवरेस्ट पर, माउंट लोत्से, माउंट मैकाले, माउंट किलिमंजारो किस देश में है ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ओके, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे, इनका निधन हो गया। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे, इनका निधन हो गया। ओके, अब हम नवीनतम नियुक्ति की बात करते हैं। आपने यहाँ पर देखा प्रियंका मोहिते के बारे में देखा, आपने देखा यहाँ पर मुकुंद नरवणे जी के बारे में। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। आपने यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में देखा, और आपने साइरस मिस्त्री जी के बारे में देखा, और अभिजीत सेन जी के बारे में देखा। ये चर्चित व्यक्ति जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके बारे में। ओके, और मुकुल रोहतगी जो है 14वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। हमारा इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू में हमसे पूछा गया था कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, ओके, और किसकी सलाह पर करता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो मुकुल रोहतगी 14वें नंबर के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। कौन कौन से आर्टिकल के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, इनकी पावर्स कहाँ से मिलती है, तो ये आप लोग कमेंट करिएगा। मुकुल रोहतगी 14वें महान्यायवादी बने हैं, अटॉर्नी जनरल बने हैं। ओके, के वेणुगोपाल का ये स्थान लेंगे, 14वें नंबर के हैं, ये याद रखिएगा। ओके, सत्येंद्र प्रकाश पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी रेगुलर अपनी न्यूज़ देता रहता है। सरकारी कामकाज से रिलेटेड चीज़ें रेगुलर मिलती हैं। पीआईबी आप लोग पढ़ा करिए, ठीक है। वैसे फेसबुक वगैरह चलाते हो तो फेसबुक पर इसके पेज को जाकर लाइक कर दीजिए, कुछ चीज़ें मिलती रहती हैं। सत्येंद्र प्रकाश प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया, पीआईबी का। ओके, सुरेश एन पटेल सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग के
पद की शपथ ग्रहण की इन्होंने। ठीक है, सुरेश एन पटेल सीवीसी, सुरेश एन पटेल सीवीसी, सुरेश सीवीसी। ओके, बताइएगा सीवीसी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सीवीसी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये आप लोग कमेंट करिएगा। रुचिरा कंबोज भारतीय विदेश सेवा की 1987 बैच की अधिकारी रुचिरा कंबोज ने 4 अगस्त 2022 को संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने इस पद पर टी.एस. त्रिमूर्ति का स्थान लिया, है ना। संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने इस पद पर टी.एस. त्रिमूर्ति का स्थान लिया है। ओके, समीर वी कामत ये इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने। बताइएगा डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और डीआरडीओ किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब रंजीत रथ जो हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बने हैं। रंजीत रथ तभी चलेगा जब उसमें ऑयल होगा, है ना। रथ, वो रथ की बात नहीं हो रही है जो घोड़े से चलता था पहले, रथ की बात हो रही है जो अब डीजल से पेट्रोल से चल रहा है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के हैं रंजीत रथ, इसके चेयरमैन बने, ऐसे याद कर लिए। केवी सुब्रमण्यम महत्वपूर्ण है। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया। केवी सुब्रमण्यम को आईएमएफ में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अल्केश कुमार शर्मा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अल्केश को हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस का प्रख्यात विशेषज्ञों के पैनल में नियुक्त किया है। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा अल्केश कुमार शर्मा जी उसके क्या नाम है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव जी के द्वारा प्रख्यात विशेषज्ञों के पैनल में इंटरनेट गवर्नेंस के लिए इनको नियुक्त किया है। जस्टिस यू ललित, उमेश उदय ललित ना, जस्टिस यू ललित जो है 49वें नंबर के 49th नंबर के क्या बन गए हैं? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए, जस्टिस यू ललित। ओके, इसके पहले जो 48वें नंबर के NV रमन्ना थे, लेकिन इनका यू ललित जी का कार्यकाल सिर्फ 74 दिन का होगा, 74 दिन तक रहेंगे, उसके बाद कोई दूसरा बन जाएगा। ओके, अब अगला है नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी, वरिष्ठ वैज्ञानिक नल्ला थम्बी को CSIR के पहली महिला निदेशक अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया। CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक इनको चुना गया है। नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी को इंदरमित गिल, भारतीय शास्त्री इंदरमित गिल को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी हुई है। इस पद पर नियुक्त होने वाले गिल दूसरे भारतीय, इससे पूर्व कौशिक बासु 2012-16 तक इस पद पर कार्यरत थे। ओके, गिल को मुख्य शास्त्री के साथ साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। याद रखिएगा इंदरमित गिल, ठीक है, विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। इस पद पर नियुक्त होने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। इसके पहले कौशिक बसु 2012 से 16 तक इस पद पर कार्यरत थे। ओके, तो यहाँ पर और राजीव कुमार बन गए हैं 25वें CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर। राजीव कुमार, इसके पहले राजीव कुमार क्या थे? राजीव कुमार इसके पहले क्या थे? नीति आयोग के क्या थे? राजीव कुमार इसके पहले जिनका मतलब सुमन के बेरी बन चुके हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे ना, और राजीव कुमार इसके पहले थे, अब वो गए हैं सुमन के बेरी। ओके, ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखिए सुमन के बेरी बन गए हैं नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। इसके पहले राजीव कुमार थे, अब राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नियुक्ति थी, जैसे हमने सुमन के बेरी जी के बारे में पढ़ा, सुमन के बेरी क्या बन गए हैं? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर 25वें नंबर के हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हमने यहाँ पर देखा इंदरमित गिल जो चीफ इकोनॉमिक्स बनाया गया है विश्व बैंक के द्वारा, और ऐसा करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी CSIR में की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं, ये भी याद रखिए। और जस्टिस यू ललित 49th नंबर के CJI बने हैं। अल्केश कुमार शर्मा को UN में इंटरनेट गवर्नेंस के उसमें पैनल में चुना गया है। केवी सुब्रमण्यम को IMF के कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक चुना गया है। रंजीत रथ चलेगा ऑयल से, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बने हैं। समीर वी कामत DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं, रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधि बन चुकी हैं। सुरेश एन पटेल
पटेल सीवीसी के नए अध्यक्ष ही कह सकते हैं, सत्येंद्र प्रकाश पीआईबी के, और मुकुल रोहतगी 14वें नंबर के अटॉर्नी जनरल बने हैं, जो के वेणुगोपाल जी का स्थान ले लिए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑपरेशन अभियान की। ऑपरेशन अभियान जो एक्सरसाइज वगैरह हुई हैं उसके बारे में देखते हैं। पिंच ब्लैक एक्सरसाइज 2022 रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के नेतृत्व में एक्सरसाइज पिंच ब्लैक का आयोजन 19 अगस्त से 8 सितंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया के डार्विन वायुसेना के ब्रैडशॉ फील्ड ट्रेनिंग एरिया और डेलामेयर वगैरह में किया गया। यानी पिंच ब्लैक एक्सरसाइज जो है ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के नेतृत्व में इस वर्ष हुई है। 17 से अधिक देशों के लगभग 2500 सैन्यकर्मी इसमें हिस्सा लिए। भारत भी इसमें एक सदस्य था। ठीक है, तो भारत भी इसमें एक सदस्य था, याद रखिएगा। और हाँ, पिंच ब्लैक एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में हुई। 17 से अधिक देशों के लगभग 2500 सैन्यकर्मी और लगभग 100 विमान आक्रामक काउंटर एयर और रक्षात्मक काउंटर एयर ने युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। भारत भी इसका एक सदस्य था, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में हुआ, भारत भी इसका सदस्य था। 17 से अधिक देश थे। अल नाजा 4 भारत और ओमान की सेनाओं के बीच में राजस्थान में हुआ। अल नाजा 4 भारत और ओमान की सेनाओं के बीच में कहाँ पर हुआ? राजस्थान में हुआ। अल नज़ा भी था, अल नज़ा कह सकते हैं। अल नज़ा 4 जो है भारत और ओमान के बीच में राजस्थान के पोखरण के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज अल नज़ा 4 नामक सैन्याभ्यास किया गया। इस युद्धाभ्यास में ओमान पैरासूट वगैरह था और टुकड़ी थी, और भारतीय सेना की ओर से 18 मैकेनाइज इन्फेंट्री बटालियन ने हिस्सा लिया। ये याद रखिएगा, 18 मैकेनाइज इन्फेंट्री बटालियन ने इसमें हिस्सा लिया था। अल नाजा 4 भारत और ओमान के बीच में हुई एक्सरसाइज, और ये भारत में हुई। कहाँ पर? राजस्थान में हुई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स विनबैक्स 2022 का आयोजन जो है भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर हरियाणा में 1 से 20 अगस्त के बीच हुई। यानी ये हरियाणा में हुई है। विनवैक्स वी से वियतनाम, विनवैक्स है ना, वी से वियतनाम, आई से हो गया इंडिया। यानी एक्स विनबैक्स एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 भारत में हुई है, हरियाणा में हुई है, और ये भारत और वियतनाम के बीच हुई है। इसका यह तीसरा संस्करण था। अभ्यास विनबैक्स। ओके, MPX 2022 MPX भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच होता है। यह आपसी तालमेल के परीक्षण हेतु उत्तरी अटलांटिक महासागर में नौसैनिक अभ्यास MPX कूट नाम से किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का जहाज INS तर्कस वहाँ पर सर्कस दिखाया था। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर। फ्रांस उधर ही है ना, नॉर्थ अटलांटिक महासागर साइड, तो वहाँ पर हुआ भारत और फ्रांस के बीच में नौसेनाओं के बीच के नौसेना का यह अभ्यास था। MPX 2022 भारत और फ्रांस के बीच में उत्तरी अटलांटिक महासागर में हुआ। भारतीय नौसेना का जहाज INS तर्कस उसमें हिस्सा लिया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है। 13वां संस्करण था। हिमाचल प्रदेश के बकलो में इसका आयोजन किया गया। 13वां अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार, ऑपरेशन वज्र प्रहार 2022 भारत में हिमाचल प्रदेश के बकलो में यह हुआ, और 13वां यह संस्करण इसका था। यानी 13वें नंबर का यह अभ्यास था। इसके पहले कई 12 हो चुके हैं। उदार शक्ति उदार हैं मलेशिया के लोग, मान के चलिए वैसे होंगे नहीं। भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच अगस्त 2022 में द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया गया। उदार शक्ति भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच हुआ। खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में हुआ। 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों की हिस्सेदारी वाला बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास खान क्वेस्ट मंगोलिया में 6 से 19 जून 2022 को संपन्न हुआ। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट की एक टुकड़ी ने किया। खान क्वेस्ट 16 देशों का है, एक साथ हुआ। भारत भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। मंगोलिया में हुआ था। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट की एक टुकड़ी ने किया।
28वां रिम्पैक 2022, रिम्पैक 2022 सबसे बड़ा 26 देशों का द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष में एक बार होता है हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर पर। हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका का है ना। तो 26 देशों का यह अभ्यास हुआ था, 26 देशों का अभ्यास हुआ इसमें। रिम्पैक हवाई द्वीप पर हुआ, रिम्पैक हवाई द्वीप पर हुआ। दुनिया का सबसे बड़े संयुक्ताभ्यास जो है या इस प्रकार का युद्धाभ्यास। युद्धपोत भारत का इसमें गया था INS सतपुड़ा, INS सतपुड़ा किसमें? रिम्पैक में INS सतपुड़ा गया था। 26 देशों का हवाई द्वीप में हुआ। ओके, इतना याद रखिए। चलिए, युद्धाभ्यास डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पांस, ये देखिए नाटो द्वारा ये आयोजित किए जाते हैं। 20 देशों का 2 संयुक्त अभ्यास डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पांस का आयोजन किया जा रहा है। यह 1 से 27 मई तक आयोजित किया गया। ये अभ्यास पोलैंड समेत यूरोप के 8 देशों में आयोजित किए जा रहे हैं। पोलैंड के साथ यूरोप के 8 देशों में आयोजित किए गए, 20 से ज़्यादा देश हैं, याद रखिएगा। अभ्यास डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पांस नाटो के सदस्य देशों के बीच में हुआ है। ओके, नाटो के सदस्य देशों के बीच में हुआ है। नेट पोलरिक्स क्या है? अप्रैल 2022 को 2 दिवसीय भारतीय तटरक्षक बल का राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरेक्स 8 के 8वें संस्करण का आयोजन गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह पर हुआ। मोरमुगांव बंदरगाह पर किया गया। नेटपोलरेक्स 8 का उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। नेटपोलरेक्स 8 8वां संस्करण गोवा में हुआ और भारतीय तटरक्षक बल का, इंडियन कोस्ट गार्ड का यह था। ओके, तो यहाँ पर जो सभी एक्सरसाइज हैं एक बार फिर से देखते हैं। नेटपोलरेक्स जो भारतीय तटरक्षक बल का अभ्यास है जो गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह पर किया गया है। ओके, उसके अलावा हमने बताया 2 अभ्यास जो हैं कि युद्धाभ्यास डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पांस नाटो के द्वारा यूरोप में किए जा रहे हैं जो नाटो के सदस्य देश हैं। 28वां रिम्पैक अभ्यास 26 देशों का यह अभ्यास हवाई द्वीप पर हुआ था। भारत भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें भारत का युद्धपोत INS सतपुड़ा शामिल हुआ। उसके अलावा खान क्वेस्ट जो है मंगोलिया में हुआ। 16 देशों का यह अभ्यास है। भारत का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट की एक टुकड़ी ने किया। ओके, उदार शक्ति भारत और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच हुआ। उसके अलावा हमने यहाँ पर देखा ऑपरेशन वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। वज्र प्रहार 2022 13वां संस्करण था, हिमाचल प्रदेश में हुआ। उसके अलावा जो MPX 2022 हमने देखा तो ये उत्तरी अटलांटिक में हुआ, भारत और फ्रांस के बीच यह अभ्यास हुआ। और यहाँ पर भारतीय नौसेना का जहाज INS तरकस यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। विनबैक्स V से वियतनाम, I से इंडिया, विनबैक्स 2022 हुआ और भारत में ही हुआ, हरियाणा में हुआ। ठीक है, तीसरा इसका संस्करण था। उसके अलावा हमने युद्धाभ्यास देखा अल नाजा 4 भारत और ओमान की सेनाओं के बीच राजस्थान में हुआ। अल नाजा 4 भारत और ओमान की सेनाओं के बीच राजस्थान में हुआ। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन ने किया। ओके, उसके अलावा पिंच ब्लैंक एक्सरसाइज की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के डार्बिन वायुसेना के ब्रैडसा फील्ड ट्रेनिंग एरिया में हुआ। 17 से अधिक देशों के लगभग 25 सैन्यकर्मी हिस्सा लिया और भारत भी इसमें हिस्सा लिया था। ओके, तो ये यहाँ पर आपको अभ्यास वगैरह हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। योजनाएं कुछ हैं जैसे मिशन वात्सल्य योजना। मिशन वात्सल्य योजना की महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है महिला और बाल विकास मंत्रालय बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए 2009-10 से केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य। पूर्ववर्ती नाम क्या था? एकीकृत बाल संरक्षण योजना, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम थी ना। मिशन वात्सल्य पूर्ववर्ती नाम था इसका ICDS, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, जिसे 2017 में बाल संरक्षण सेवा योजना नाम दिया गया था और 2021-22 में मिशन वात्सल्य के नाम से शुरू किया गया। इस योजना को लागू करने को लेकर राज्यों को दिशा निर्देश 5 जुलाई 2022 को जारी किए गए। यानी ये ICDS का ही एक अपग्रेडेड यानी नया नाम है मिशन वात्सल्य। क्या इसमें है? मिशन वात्सल्य का लक्ष्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है ताकि उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान किया जा सके। इस योजना के तहत प्रत्येक क्षेत्र में बच्चों के विकास के लिए सहायता प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य उनके लिए ऐसी संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालिक इको व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें उनका पूर्ण विकास संभव हो। इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किशोर न्याय कानून 2015 के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। ओके, और इस योजना के अंतर्गत 60 से 40 मतलब 60-40 रेशियो, 60% जो केंद्र सरकार, 40% जो है राज्य सरकार के अनुपात में
फंड शेयरिंग पैटर्न के साथ राज्य केंद्र सरकारों की प्रशासन के साथ साझेदारी में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। यानी 60% केंद्र सरकार, 40% कौन करेगा, राज्य सरकार खर्चा करेगी। लेकिन पूर्वोत्तर के 8 राज्य यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं और साथ ही साथ हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के लिए यह अनुपात 90 और 10% का होगा। बिना विधानसभा वाले यूटी में यह 100% केंद्र प्रायोजित होगी, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। तो इन सब में जो है कि पूरे तरीके से 100% केंद्र प्रायोजित होगी। ये यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये आपसे स्टेटमेंट देखे जा सकते हैं। 60-40 का रेशियो जो है ये अन्य राज्यों में है। वहीं हम बात करें पूर्वोत्तर के 8 राज्य, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, इनमें जो है कि 90 और 10 का रेशियो है। 90% केंद्र सरकार, 10% जो है कि राज्य सरकारें मिलकर करेंगे। लेकिन जहाँ पर विधानसभा नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर पूरी तरीके से 100% केंद्र प्रायोजित होगा। ओके, याद रखिएगा। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना 2 अक्टूबर 2022 से लागू किया जाएगा, ऐसा है। और इसमें क्या किया गया है, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के तहत उर्वरक कंपनियों को अपने बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, ब्रांड, लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। यानी 1/3 यानी 33% पर ये करेंगे। तो इससे क्या होगा देखते हैं। जबकि शेष 2/3 स्थान पर भारत ब्रांड और PMBJP प्रधानमंत्री भारतीय जनुर्वरक परियोजना का लोगो दिखाना अनिवार्य होगा। इस योजना के अंतर्गत यूरिया, DAP हो गया और म्यूरेट ऑफ पोटास और NPK एक ही ब्रांड के नाम से उपलब्ध होंगे तथा उर्वरक की बोरियों पर दर्ज लोगों से स्पष्ट होगा कि यह खाद केंद्रीय सब्सिडी वाली है। यह योजना सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियों पर लागू होगा। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें इस योजना में है, वन नेशन वन उर्वरक योजना। ओके, और इसमें सब्सिडी वाली यही सब चीज़ें इसमें दिखाई देंगी, और तो कुछ हमें नहीं दिख रहा है। PM श्री योजना, यहाँ डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2022 को यह लागू की गई। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। PM श्री का फुल फॉर्म जो है PMSHRI क्या है, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। PM श्री योजना 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा PM श्री योजना नामक नई पहल की घोषणा की गई है। इस योजना को वगैरह वगैरह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही इतना करोड़ की लागत से 2022 से 2027 के बीच स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा, क्वालिटी उनकी बेहतर की जाएगी। स्मार्ट क्लासेस वगैरह बढ़ाया जा सकता है, और भी चीज़ें जो भी हो सकती हैं। तो ये अपग्रेड किया जाएगा प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूल को। जैसे आपका कोई ब्लॉक होगा, ब्लॉक है उससे के 2 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। 2022 से 27 तक का टारगेट है। PM श्री स्कूल ऐसे मॉडल स्कूल होंगे जहां पर शिक्षा प्रदान करने का तरीका आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र होगा, या यहां शोध उन्मुख ज्ञान आधारित शिक्षा पर बल दिया जाएगा। स्माइल 75 क्या है, स्माइल 75 स्माइल का अर्थ है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। किसी एग्जाम में ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। स्माइल 75 क्या है, 75 नगर निगमों की पहचान भिक्षावृत्ति के काम में लगे हुए लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास परियोजना लागू करने के लिए है। यानी भिक्षावृत्ति के काम में जो लोग लगे हैं उससे रिलेटेड 75 नगर निगमों की पहचान की जाएगी, और उनके पुनर्वास परियोजना मतलब उनको फिर से एक मुख्य धारा में लाया जाएगा कि आप लोग भिक्षावृत्ति मत कीजिए। तो यही स्माइल 75 है। ओके, निपुण परियोजना क्या है, निपुण क्या है, निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर करने के लिए कार्य करना। मतलब इस योजना का मेन उद्देश्य है जो निर्माण कंस्ट्रक्शन जो वर्कर हैं उनके अंदर स्किल लाई जाएगी ताकि वो लोग इंटरनेशनल लेवल पर स्किल्ड रहें। भारत में से बाहर भी अगर जाते हो, जैसे भारत के लोग ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्कर बन के जाते हैं, UAE हो गया, सऊदी अरब हो गया, मतलब खाड़ी के देशों में जाते हैं, तो वहाँ अगर स्किल्ड होंगे, प्रॉपर सही तरीके सर्टिफिकेट होगा इनके पास, तो वहाँ पर बेहतर इनको पैसा प्राप्त हो सकता है। तो यही निपुण परियोजना है। निपुण परियोजना केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निपुण परियोजना की शुरुआत की है। तो इससे रिलेटेड यह परियोजना है। ठीक है, सुब्रमण्यम समिति, अब यानी आयोग और समिति के बारे में देख लेते हैं। सुब्रमण्यम समिति जो है सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।
क्या नाम है इनका? केवी सुब्रमण्यम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। द्वितीयक इस्पात पर सलाहकार समिति, द्वितीयक यानी सेकेंडरी इस्पात जो है उस पर एक सलाहकार कमेटी बनी है। किसकी अध्यक्षता में? ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में। द्वितीयक इस्पात उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्रयोग कोल्ड रोल्ड उत्पादों, पाइप, स्टेनलेस स्टील, गैल्वेनाइज्ड और रंग लेपित स्टील में किया जाता है। ओके, द्वितीयक इस्पात के उत्पादन निरंतर कमी हो रही है, इसलिए कमेटी बनाई गई कि आखिर इसकी जांच की जाए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। एमएसपी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समिति का गठन किया गया। एमएसपी मीन क्या है? मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस ना। एमएसपी जो है न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए जुलाई 2022 में पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। संजय महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ रहा करते थे, दूरदर्शी थे, मतलब उस वक्त ये काम करते थे वीडियोग्राफी का। वहाँ पर वो क्या चल रहा है जंग में वो धृतराष्ट्र को बताया करते थे। तो उसी प्रकार से संजय जी यहाँ पर हैं, एमएसपी की जांच करेंगे, एमएसपी की देखरेख करेंगे संजय अग्रवाल जी, याद करने के लिए जान लीजिए। मरम्मत के अधिकार पर पैनल का गठन, निधि खत्री के नेतृत्व में मरम्मत के अधिकार पर पैनल का गठन किया गया है। राइट टू रिपेयर क्या है? इस कानून के तहत कंपनी ग्राहक के पुराने सामान को रिपेयर करने से मना नहीं कर सकती। इस कानून के आने के बाद कंपनियों को किसी सामान के नए पार्ट्स के साथ साथ पुराने पार्ट्स भी रखने होंगे। भारत में मरम्मत के अधिकार के लिए एक ढांचा तैयार करने का उद्देश्य स्थानीय उपभोक्ताओं और उत्पाद खरीदारों को सशक्त बनाना, मूल उपकरण निर्माताओं और तीसरे पक्षीय खरीदारों और विक्रेताओं के लिए बीच वाणिज्यिक सामंजस्य बनाना है। तो किसके? निधि खत्री की अध्यक्षता में इस पैनल का गठन किया गया है। मरम्मत के अधिकार पर पैनल का गठन। ओके, प्रदर्शन, सम्मेलन, मेला, त्यौहार देख लेते हैं। वर्ल्ड डेयरी समिट कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट हुई है। वर्ष 2025 तक भारत 100% पशुओं को मुंह पका, खुर पका और ब्रुसलासिस की वैक्सीन लगवाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। जो वर्ल्ड डेयरी समिट हुई है नई दिल्ली में सितंबर 2022 में हुई है। इस समिट की थीम थी आजीविका और पोषण के लिए डेयरी, यानी भारत में हुई है डेयरी समिट। ओके, डेयरी समिट, और भारत इन 2025 तक का टारगेट प्रधानमंत्री जी ने रख दिया है कि 2025 तक 100% पशुओं को मुंह पका, खुर पका और ब्रुसलोसिस की वैक्सीन भारत लगवाएगा। ठीक है। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक हुई। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ना, एससीओ, जिसका अभी सम्मेलन हुआ है। यहाँ तो रक्षा मंत्रियों की बैठक की बात है, लेकिन प्रॉपर सम्मेलन जो होता है वो हुआ है उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है। कमेंट करिएगा आप लोग इसके बारे में भी। उज्बेकिस्तान इसमें एससीओ में कितने सदस्य देश हैं उसको भी आप लोग कमेंट करिएगा। बैठक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित की गई। ये ताशकंद में आयोजित की गई। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। ओके, कहाँ पर हुई? रक्षा मंत्रियों की बैठक की बात है तो ये ताशकंद में हुई उज्बेकिस्तान के। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, होम्योपैथी वाला कहाँ पर हुआ? दुबई में आयोजित किया गया। पहला था वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी, तो दुबई में आयोजित किया गया। ओके, दुबई में यह आयोजित किया गया पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव शिमला में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव शिमला साहित्य शिमला। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD का अभी हाल ही में इसकी बैठक हुई है। भारत के जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइवरी कोस्ट दी आइवर देश में के एबिजान शहर में यह हुआ। पहले भी हम पढ़ा चुके हैं इसको, हुआ था। इसकी थीम थी लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। उल्लेखनीय है कि भारत ने जमीन को रेतीला होने से रोकने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के समझौते COP14 सम्मेलन की मेज़बानी की थी। यह सम्मेलन नई दिल्ली में 2 सितंबर से 1 सितंबर 2019 तक आयोजित किया गया। 2 से 1 किया गया था या 1 से 2? ठीक है। भारत मौजूदा समय में इसका अध्यक्ष भी है। तो COP14 भारत में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। COP15 जो है कि कहाँ पर हुआ? एबिजान शहर, आइवरी कोस्ट दी आइवर देश में हुआ था, एबिजान शहर में हुआ था। दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक, अच्छा किया बना दिया, उड़ा जाएगा हम लोग।
लेकिन बड़ी महंगी मिलेगी, 6,000 करोड़ की मिलेगी। कितने में, इतने में तो कितनी गाड़ियाँ आ जाएंगी 4 व्हीलर, 15-15 लाख, 8-8 लाख, 6-6 लाख की आ जाएंगी 6,000 करोड़ रुपए का उड़ने के लिए। दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक बनाया है जापान ने। इसे बनाने वाली कंपनी एयरविंस के अनुसार 40 मिनट तक 62 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। थोड़ा सस्ता बनाओ यार, 6 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। जापान ने बनाया है उड़ने वाली। भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने भारत में अपनी तरह के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया। याद रखिए बेंगलुरु, ब्रेन है, यहाँ ब लगा, ब्रे ना, तो ब्रे यानी ब से बेंगलुरु भी याद कर लीजिए कि ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बेंगलुरु कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया। इसरो द्वारा IAD तकनीक का सफल परीक्षण। IAD क्या है? इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलेरेटर। क्या है? इन्फ्लेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर। क्या करेगा यह? पहली बात तो देखते हैं, इस IAD को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से रोहिणी साउंडिंग रॉकेट के साथ इसका सफल परीक्षण किया गया। क्या है? IAD क्या है? इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर। ओके, इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर वातावरण के माध्यम से नीचे गिरने वाली वस्तु की गति को धीमा करने का कार्य करता है। वातावरण के माध्यम से, जैसा वातावरण होगा उसी प्रकार से वो नीचे धीरे धीरे गिरने के लिए कार्य करेगा। यही है IAD। जैसे भारत ने भेजा था चांद पर अपना चंद्रयान भेजा था, तो 2.1 किलोमीटर पहले ही हमारा संपर्क टूट गया, क्योंकि उसके बाद उतना तेज़ी से गिरा कि जाके नीचे धड़ाम हो गया। तो इसको रोकने के लिए IAD का सफल परीक्षण, इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए IAD का सफल परीक्षण किया गया है। याद रखिए IAD महत्वपूर्ण है, इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर। ओके, वातावरण के माध्यम से नीचे गिरने वाली वस्तु की गति को धीमा करने का। जब गति धीमा होगी तो आसानी के साथ उतर सकता है। ओके, रोहिणी साउंडिंग रॉकेटों का प्रयोग भारत और विदेश के वैज्ञानिकों द्वारा फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए नियमित रूप से किया जाता है। रोहिणी साउंडिंग रॉकेटों का प्रयोग भारत और विदेश के वैज्ञानिकों द्वारा फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए नियमित रूप से किया जाता है, जिसमें इसका प्रयोग किया गया था। इसी में IAD का परीक्षण रोहिणी साउंडिंग रॉकेट के थ्रू किया गया। आर्टेमिस 1 मिशन का प्रक्षेपण तकनीकी त्रुटि के कारण दोबारा स्थगित हो गया। आर्टेमिस मिशन है, ये उसका मिशन है, नासा का मिशन है आर्टेमिस, और ये उस पर भेजने वाला है इंसान, चांद पर इंसान भेज रहा है। आर्टेमिस 2 है, फिर आर्टेमिस 3 है, जहाँ पर मतलब इंसानों को भेजेगा। ह्यूमन मून मिशन का हिस्सा बनेगा। ओके, यह भेजने वाला है कौन? अमेरिका यानी नासा के पहले ह्यूमन मिशन का नाम था नाम था अपोलो था। ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो और आर्टेमिस जुड़वा भाई बहन है ना। जैसे अपोलो था जिस पे गए थे, और जहाँ अपोलो को सूर्य का देवता माना जाता है, वहीं आर्टेमिस को चंद्रमा की देवी कहा जाता है। भारत में चंदा मामा कहा जाता है। चंद्रमा का एक नया भूवैज्ञानिक मानचित्र चाइना ने बना दिया है। भूवैज्ञानिक मानचित्र चीनी वैज्ञानिकों ने चांगी प्रोजेक्ट नामक चीनी चंद्र अन्वेषण परियोजना के आंकड़ों के आधार पर उच्च रिजोल्यूशन स्थलाकृतिक मानचित्र बनाया है। चीन द्वारा चांगी 5 मिशन को 2020 में प्रक्षेपित किया गया था। चांगी 5 मिशन का नाम चंद्रमा की प्राचीन चीनी देवी के नाम पर रखा गया था। चीनी देवी के नाम पर रखा गया। चीनी तो भारत में खाई जाती है ना। नासा का माक्सी उपकरण मंगल पर ऑक्सीजन बनाने में सफल हुआ। नासा का एक माक्सी उपकरण है जो मंगल ग्रह पर गया है और वहाँ पर वो ऑक्सीजन बना रहा है। और ऑक्सीजन बना रहा है तो यानी आने वाले समय में अगर मंगल पर इंसानों को भेजा जाएगा तो ऑक्सीजन बनाने वाला ये उपकरण वहाँ पर कार्य करेगा, ऑक्सीजन बना के देगा और लोग वहाँ पर जिंदा रहेंगे। माक्सी नामक उपकरण कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है। यह 1 घंटे में इतनी ऑक्सीजन बना सकता है जितनी एक छोटा पेड़ बना सकता है। यानी 1 घंटे में उतनी बना देगा जितना एक छोटा पेड़ बनाता है। हर परीक्षण में इसने प्रति घंटा 6 ग्राम ऑक्सीजन का निर्माण किया है। माक्सी नासा के परसिवरेंस रोवर मिशन के अंतर्गत मंगल पर भेजा गया एक उपकरण है। साल 2021 के अंत में या दिन रात में वगैरह बनाया था ऑक्सीजन। माक्सी याद रखिएगा ऑक्सीजन बना रहा है नासा का मंगलयान पर, ठीक है, मंगल ग्रह पर। आगे है चीन ने चंद्रमा पर चेंज साइट वाई नामक खनिज की खोज की। चेंज साइट वाई अगर पूछा जाए चेंज साइट वाई क्या है तो चीन के द्वारा खोजा गया चंद्रमा पर एक खनिज है, एक मिनरल है
चीन के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर एक नए खनिज की खोज की है। अमेरिका और सोवियत संघ के बाद चीन दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसने यह सफलता प्राप्त की है। ओके, अमेरिका और सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के बाद तीसरा ऐसा देश है जिसने ऐसा कारनामा किया है। ओके, रूस द्वारा ईरान के खयाम उपग्रह का सफल परीक्षण। पूछा जा सकता है कि खयाम उपग्रह किस देश का है? खयाम कहाँ का है? ईरान का है। किसने प्रक्षेपित किया है? रूस ने प्रक्षेपित किया है। ओके, अब आगे है कि संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण। संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल परीक्षण हुआ है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है एरियन स्पेस के द्वारा इसको भेजा गया है। एरियन 5 रॉकेट के द्वारा कहाँ से भेजा गया? फ्रेंच गुयाना एक देश है साउथ अमेरिका के, कोरू नामक स्थान से भेजा गया है। GSAT-24 क्या काम करेगा? भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 के साथ मलेशियाई ऑपरेटर मीसैट को भी प्रक्षेपित किया गया। अब पूछा जा सकता है कि मीसैट कहाँ का उपग्रह है? तो मलेशिया का है। GSAT तो भारत का है। ओके, यूरोपियन एजेंसी ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा कहाँ से? कोरू जगह है फ्रेंच गुयाना देश में, कोरू जगह है वहाँ से भेजा गया है। ओके, GSAT-24 को। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी SIL ने टेलीविज़न सेवा प्रदाता टाटा स्काई के लिए भारतीय उपग्रह GSAT-24 का निर्माण किया है। किसके लिए? टाटा स्काई है टेलीविज़न सेवा प्रदाता टाटा स्काई के लिए GSAT-24 का निर्माण इसरो ने किया यानी SIL ने किया। ओके, और इसको भेज दिया गया। इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को 15 साल के लिए भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया। 15 साल तक इसका कार्यकाल रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहली पूर्णतः निजी उड़ान, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो वहाँ पर निजी उड़ान यानी प्राइवेट सेक्टर इसको उड़ाया है। अमेरिका में ह्यूस्टन स्थित एरोस्पेस फर्म एक्सियोम, किसने? एक्सियोम एक फर्म है, प्राइवेट है। ओके, कि एक्सियोम मिशन 1 के तहत ड्रैगन क्रू में सवार 4 यात्रियों ने स्पेस एक्स के फाल्कन रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की उड़ान 8 अप्रैल 2022 को भरी थी। एक्सियोम मिशन का यह पहला अंतरिक्ष मिशन होने के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भी अपूर्णतः पहली निजी उड़ान थी। ओके, निजी उड़ान इन प्राइवेट सेक्टर का एक्सियोम मिशन 1। ओके, एक्सियोम स्पेस एक फर्म है, उसने यह भेजा, निजी थी, प्राइवेट सेक्टर है। ओके, युद्धपोत तारागिरी का जलावतरण हो गया है। प्रोजेक्ट 70A का यह हिस्सा था। तारागिरी का जलावतरण कर दिया गया। माझगांव डाक शिप बिल्डर ने इसको बनाया है। माझगांव डाक शिप बिल्डर ने। वरुण ड्रोन पूरी तरह परीक्षण के बाद युद्ध में पहली बार भारतीय नौसेना इसे युद्धपोतों का प्रयोग करेगी। इस युद्धपोत का प्रयोग करेगी। इसके बाद यह इंसानों को ले जाने के लिए प्रयोग होगा। वरुण ड्रोन परीक्षण हो रहा है या इंसानों को ले जाने के लिए प्रयोग इसका होगा। वरुण ड्रोन को एक स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के निर्माताओं द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। वरुण ड्रोन किसने बनाया? वरुण है, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के निर्माताओं ने बनाया है। इसमें एक व्यक्ति को अंदर ले जाने की क्षमता है। ये ड्रोन है लेकिन एक व्यक्ति अंदर बैठ के इसमें जा सकेगा। वरुण ड्रोन एक बार उड़ान भरकर 25 किलोमीटर तक जा सकता है। इस ड्रोन में 110 किलो तक का सामान या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता है। सही है, ऐसा ड्रोन बैठा जाएगा 25 किलोमीटर, लेकिन 25 किलोमीटर कम रेंज है। इसमें लैंडिंग और टेक ऑफ तकनीक को DSR के साथ मिलकर विकसित किया गया है। आने वाले दिनों में ऐसे 30 ड्रोन भारतीय नौसेना को मिलेंगे। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने बनाया है। वरुण ड्रोन 25 किलोमीटर तक जा सकता है और यह एक इंसान को भी बैठा के ले जा सकता है। DRDO और नेवी द्वारा VLSR सैम क्या है? VLSR सैम क्या है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। DRDO और नेवी द्वारा इसका परीक्षण किया गया। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका फुल फॉर्म है। ओके, DRDO द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का परीक्षण। DRDO ने एक और बड़ी उपलब्धि उस समय प्राप्त की जब स्वदेश निर्मित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसे अभ्यास नाम दिया गया है, का सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से किया। अभ्यास एक ऐसा छोटा विमान है जो परीक्षण की जाने वाली मिसाइलों को टारगेट बनाता है।
है ना। इसके कुछ परीक्षण पहले भी किए जा चुके हैं। अभ्यास एक ऐसा छोटा विमान है जो परीक्षण की जाने वाली मिसाइलों का टारगेट बनता है, बनाता नहीं बनता है। अभ्यास छोटा सा विमान है, जो भी मिसाइल परीक्षण की जाती है मतलब टेस्ट की जाती है तो अभ्यास विमान को टारगेट करके मारा जाता है धड़ाम, है ना। तो अभ्यास क्या है, एक विमान है जिसको कहा जा सकता है कि टारगेट हो जाता है वो, और उसके थ्रू क्या करते हैं, कोई मिसाइल अगर हम परीक्षण कर रहे हैं तो अभ्यास विमान को टारगेट करके उड़ा देते हैं। ठीक है, तो ये रहा। आगे बढ़ते हैं। कमला देवी फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च हुआ है। कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के नाम पर है। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ क्षेत्र में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय के सम्मान में कमला देवी नामक फास्ट पेट्रोल वेसल यार्ड 2118 का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पर ये करंट अफेयर पूरे तरीके से घटनासार आपकी कंप्लीट होती है। 5 दिन लगे होंगे या 4 दिन लगे हुए हैं। टोटल 7 लेक्चर आपको दिए गए हैं और सब कुछ कंप्लीट हो गया है। हाँ, कुछ किताबें हैं, किताबें थोड़ा बहुत बची होंगी तो किताबें हम क्विज करा देंगे। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और उसमें हम क्विज करा देंगे, उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण होंगी उसको कराएंगे, बाकी सब कुछ नहीं। बाकी जितना भी करंट अफेयर यहाँ तक पढ़ाया गया है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका पेट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका आगे कोई UPPC 2023 की तैयारी कर रहे हो उसका भी, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसको कमेंट करिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको यह लेक्चर। मिलते हैं आपसे फिर किसी लेक्चर में, कुछ और शुरुआत की जाएगी उसमें मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।